कल हम लोगों ने 3 टॉपिक पढ़ा था, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। तो आज इनके बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, एक छोटा सा एनिमेशन भी देख लेते हैं। कन्वेक्शन क्या था, कंडक्शन क्या था और रेडिएशन क्या था। ठीक है, तो आइए हम लोग एक छोटा सा एनिमेशन देखने का प्रयास करते हैं। एक छोटा सा हम लोग एनिमेशन देखने का प्रयास करते हैं। ठीक है, कोशिश करिएगा, अगर समझ में आता तो बताइएगा आप लोग। तो हम लोग पहले बात करते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कंडक्शन क्या होता है। बच्चों दिख रहा है क्या आप लोगों को वीडियो वाले बच्चों? यस सर। हाँ, तो कंडक्शन क्या होता है इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, समझ में आ जाएगा बहुत आसानी से। देखिए हम क्या करते हैं, हीट कर रहे हैं। यहां पे देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, जैसे हम स्टार्ट करते हैं, मैं हीट कर रहा हूं। देखो ये आपके पास एक मेटेलिक बॉडी है, मेटेलिक बॉडी के बीच में हीट कर रहा हूं और अलग अलग जगह पे थर्मामीटर लगा हुआ है। अब अलग अलग जगहों पे थर्मामीटर लगा हुआ है, तो देखो क्या हो रहा है, हर जगह टेम्परेचर राइज कर रहा है, बीच में ज्यादा राइज कर रहा है, जैसे जैसे किनारे है टेम्परेचर बढ़ रहा है कि नहीं? इसको हम क्या बोलते हैं, कंडक्शन मेथड। यहां पर मॉलिक्यूल का मूवमेंट नहीं होता, सिर्फ हीट का ट्रांसफर होता है। ठीक है, इस मेथड को हम क्या बोलते हैं, कंडक्शन मेथड। क्लियर हुआ बच्चों? देखो यहां पे बीचों बीच में मैंने एक मोमबत्ती लगाया, कैंडल लगाया, हीट किया, तो देखो ये भी हीट हो रहा है टेम्परेचर, धीरे धीरे हीट इधर भी ट्रांसफर हो रहा है। फिर से मैं आपको दिखाता हूं, देखो दिख रहा है, यहां भी राइज हो रहा है टेम्परेचर, यहां भी राइज हो रहा है, यहां भी राइज, इसका मतलब हीट ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम वन बॉडी से अनदर बॉडी। देखो ये कैंडल, दूसरा वाला कैंडल गिर जा रहा है यहां से, दिख रहा है। इस मेथड को हम बोलते हैं कंडक्शन मेथड। ठीक, क्लियर हुआ कंडक्शन मेथड? वीडियो वाले बच्चों आप लोग को दिख रहा है कि नहीं? वीडियो वाले बच्चों जल्दी बताओ फटाफट, दिख रहा है आप लोगों को? यस सर। वेरी गुड। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं कन्वेक्शन मेथड क्या होता है। कन्वेक्शन मेथड में हमने बताया था वहां पे मटेरियल पार्टिकल का मूवमेंट होता है। कंडक्शन में मटेरियल पार्टिकल का मूवमेंट नहीं हो रहा था, लेकिन यहां पर मटेरियल पार्टिकल का मूवमेंट होगा। देखिए कन्वेक्शन मेथड क्या होगा। चलिए ये भी आपको अगर दिख रहा होगा, उम्मीद है क्लियर है। कन्वेक्शन दिख रहा है बच्चों वीडियो लो स्क्रीन पे? दिख रहा है बच्चों? अब इसमें देखो क्या होगा, अब इस प्रोसेस में क्या होगा, मैं इसकी बात करता हूं। ठीक है, मैं फिर से मैं आपको इस प्रोसेस में दिखाता हूं। यहां पे देखो एक छोटा सा ये एलिमेंट है, इसको मैं क्या करता हूं, हीट करता हूं। जब हीट करूंगा तो देखो ये क्या होगा, ये पूरा फैलने लगेगा, पूरी मटेरियल पार्टिकल मूवमेंट करने लगी। देखो देखो धीरे धीरे सब पूरा पार्टिकल का मूवमेंट हो रहा है ना। इस मेथड को हम क्या बोलते हैं, कन्वेक्शन मेथड। यहां पे पूरी मटेरियल पार्टिकल का मूवमेंट होता है, जिसकी वजह से हीट ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, इसको बोलते हैं कन्वेक्शन मेथड। तीसरा देखते हैं हम लोग, कन्वेक्शन हो गया, इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं रेडिएशन मेथड। ठीक है, रेडिएशन मेथड में क्या होगा इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। रेडिएशन मेथड में देखिए ये कंडक्शन था, कन्वेक्शन है, और रेडिएशन मेथड की बात करते हैं। देखो रेडिएशन मेथड में क्या हो रहा है बच्चों, यहां ध्यान दो, एक लाइट एनर्जी पड़ेगी, दिख रहा है आपके पास, ये लाइट एनर्जी पड़ रही है सन से, और ये देखो धीरे धीरे टेम्परेचर राइज कर रहा है इसके अंदर, देखो राइज कर रहा है ना। तो इस मेथड को क्या बोला जाता है, देखो मैं फिर से रोक देता हूं, स्टार्ट करता हूं। देखो धीरे धीरे देखो हीट पड़ रही है इसके ऊपर, जैसे जैसे हीट बढ़ रही है देखो टेम्परेचर, देखो इसके अंदर रखा हुआ जो थर्मामीटर है उसका टेम्परेचर धीरे धीरे क्या हो रहा है, देखो राइज हो रहा है ना। इसमें एक्चुअल मूवमेंट ऑफ मटेरियल पार्टिकल मूवमेंट नहीं हो रहा है, सिर्फ हीट के वजह से, हीट वन बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर कर रही है ना। इस मेथड को हम क्या बोलते हैं, रेडिएशन मेथड। दिख रहा है आपके पास, देखो ऐसे क्लियर हुआ। जैसे कि ये कौन सा चीज आप लोग बनाते हो, जैसे आप लोग बनाते हो सोलर कुकर वगैरह, सोलर कुकर में क्या होता है, रेडिएशन से हीट ट्रांसफर होती है। ठीक है, इस मेथड को हम क्या बोलते हैं, रेडिएशन मेथड। क्लियर हो गया तीनों मेथड बच्चों? यस नो? वीडियो लो बच्चों बताओ आप लोग, क्लियर हुआ? चलो तो अब हम लोग बात करते हैं, अब हम लोग बात करते हैं 2 मिनट बच्चों कुछ,
कैसा हैंग कर गया भाई। बंद तो नहीं करना चाह रहे, लेकिन जबरदस्ती ये बंद करा दे। उस ऐसा तो सही ले रहा है। तो इस मेथड को क्या बोला गया था बच्चों? तीनों मेथड हमको समझ में आ गया। कन्वेक्शन क्या था, कंडक्शन क्या था, और रेडिएशन क्या था। ठीक है, आज हम लोग इसी को आगे बढ़ते हैं और हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपके पास होगा, हेडिंग लिखिएगा थर्मल कंडक्टिविटी। नेक्स्ट हेडिंग है आप लोग लिखिएगा थर्मल कंडक्टिविटी। हाँ, नेक्स्ट हेडिंग आप लोग लिखिएगा थर्मल कंडक्टिविटी। बहुत इजी है, समझ में आ जाएगा आपको। थर्मल कंडक्टिविटी क्या होता है समझने का प्रयास करते हैं। चलो बच्चों थोड़ा ध्यान दीजिएगा, समझने का प्रयास करते हैं। हमारे पास तो हम लोग बात कर रहे हैं थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी में क्या होगा, सपोज करते हैं हमारे पास एक कंटेनर कुछ इस प्रकार से है। एक कंटेनर इस प्रकार से है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग। ठीक है, ये आपके पास एक कंटेनर है, मान लो क्यूब ही है, किसी भी शेप का कंटेनर हो सकता है, जरूरी नहीं कि क्यूब हो। ठीक है, इस वाला ये जो पोर्शन है ये बहुत गर्म है, हॉट है। यहां का टेम्परेचर क्या है, T1 है, और इधर का टेम्परेचर क्या है आपके पास, ये कोल्ड है, इधर का टेम्परेचर क्या है, T2 है। अब बताओ हीट किधर से किधर ट्रांसफर करेगा, और इसका ये विड्थ मान लेते हैं x है, इसका ये विड्थ क्या है, x है। तो बताओ हीट किधर से किधर ट्रांसफर करेगा, T1 से T2 की तरफ हीट ट्रांसफर करेगा, मान लेते हैं Q अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर करेगा। तो ये जो हीट ट्रांसफर कर रहा है, और ये इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी ले लेते हैं, इसका ये जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है बच्चों वो मान लेते हैं A। ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का ना मैं करता हूं, कलर चेंज कर लेता हूं कि आपको देखने में समझ में आ जाए। इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैसा है आपके पास, A है, ये पूरा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, A। तो यहां से जो हीट ट्रांसफर हो रहा है वो किस किस फैक्टर पे डिपेंड करेगा। ठीक है, सबसे पहला जो हीट ट्रांसफर करेगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। टाइम समझ रहे हो, जितना ज्यादा देर तक हीट ट्रांसफर होगा उतना ज्यादा, मतलब जितना ज्यादा देर तक रखोगे उतना ज्यादा हीट क्या होगा, ट्रांसफर होगा, उतना ज्यादा ये यहां से यहां तक हीट ट्रांसफर होगा कि नहीं होगा। दूसरा, दैट हीट is directly proportional to area of cross section। area of cross section means अगर ये area of cross section बहुत बड़ा होगा तो हीट भी कैसा होगा, ज्यादा ट्रांसफर होगा। अगर area of cross section छोटा हो जाए तो हीट ट्रांसफर भी क्या होगा, छोटा होगा। तीसरा, that heat is directly proportional to change in temperature T1 minus T2, है ना। जितना, हाँ, इन दोनों का टेम्परेचर जितना, मतलब टेम्परेचर डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और चौथा है दैट हीट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। अब सोच के देखो, अगर ये डिस्टेंस कम होगा तो हीट का ट्रांसफर क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर ये डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा तो हीट का ट्रांसफर क्या होगा, कम होगा। ये इसके कैसे होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसको इक्वेशन नंबर क्या बोलते हैं, 4। करते हैं कंबाइनिंग इक्वेशन 1, 2, 3 एंड 4, वी गेट। चारों इक्वेशन को आप कंबाइन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा बच्चों, देखो ये मिलेगा Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्या मिलेगा, A T1 माइनस T2, सॉरी T1 माइनस T2 और इंटू कैपिटल स्मॉल t होल अपॉन में x। और जैसे ही हम प्रोपोर्शन का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, इसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। इसको K से रिप्रेजेंट करते हैं, Ka
T1 minus T2 into T whole upon में X. This is the formula for thermal conductivity. डेल्टा T भी लिख सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है. आप यहाँ K क्या है? कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी. बात समझ में आ गई? नोट कर लो फटाफट फिगर बना करके. इस K की हम लोग ऐसा यूनिट निकाल लेते हैं. निकाल सकते हो क्या? बहुत इजी है. देखो नोट में देखते हैं. देखो इस K की ऐसा यूनिट कैसे निकालोगे? तो ये K बराबर क्या हो जाएगा? थोड़ा सा देखो फॉर्मूला. ये हो जाएगा QX अपॉन में हो जाएगा A T1 माइनस T2 इंटू T. अब बताओ Q का ऐसा यूनिट क्या हो गया? जूल. X का हो गया मीटर. एरिया का मीटर स्क्वायर. टेम्परेचर है केल्विन. फिर टाइम है सेकंड. तो बताओ क्या हो गया इसकी ऐसा यूनिट? हाँ जल्दी बोलो. इट्स ऐसा यूनिट इज, एक से एक कैंसिल हो गया. ये हो गया जूल. हाँ मीटर इनवर्स पर केल्विन पर सेकंड. ये इसकी ऐसा यूनिट हो गई. बात समझ आ गई? नोट कर लो फटाफट, है ना. कंडक्शन के कुछ एप्लीकेशन है, आप लोग जानते हैं. बहुत सिंपल सा तरीका बताया गया. जैसे भी हमने कल आपको बताया था, जो यूटेंसिल्स होते हैं घर में, बर्तन होते हैं, उनके हैंडल पे प्लास्टिक का या वुडन का या फिर इस टाइप का कुछ हम लोग लगाते हैं. क्यों? क्योंकि हीट जो ट्रांसफर होगा उससे हमारे हाथ जल न सके. ठंडी के दिनों में देखोगे चिड़िया वगैरह जो होती हैं वो ऊपर ऐसे फैला लेती हैं सब. कभी देखा था? गुब्बारे जैसे बन जाती हैं. क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा होगा हीट ट्रांसफर होने में, ठंडी उनके बॉडी तक आने में समय लगेगा. रेफ्रिजरेटर देखा होगा, जब भी आपके घर पे जो फ्रिज वगैरह होगा उसमें डबल वॉल होते हैं, इंसुलेटेड वॉल उसको हम बोलते हैं, कि बाहर वाला हीट एक आए वहीं से वहीं वापस रिटर्न हो जाए, अंदर वाले को एक्सचेंज हीट ना कर सके, है ना. इसी तरीके से बहुत सारे आपके पास एप्लीकेशंस है. जैसे कि इसमें से कुछ और है, मैं आपको बता देता हूँ. रेफ्रिजरेटर्स इसे तुम बता ही दिया. देखो बर्ड स्वेल्स देयर फेदर इन विंटर में बताया ना, जो चिड़िया होती हैं विंटर के समय में अपने पंख को फैला लेती है, पूरा एकदम ऐसे हो जाते हैं. क्यों हो जाती हैं? क्योंकि हीट आए बाहर से बाहर ही चला जाए, अंदर वाले बॉडी को उसको टच ना करे. ठीक है. अच्छा नेक्स्ट आपके पास देखा था आइस इज पैक्ड इन द सॉडस्ट. आइस वगैरह को ले जाने के लिए देखा होगा खूब पैक करके किसी चीज के अंदर लेके जाते हैं. हाँ क्यों? क्योंकि हीट जब आए बाहर से बाहर ही चला जाए, अंदर जाने में हीट को समय लगे, जिसकी वजह से वो बर्फ जल्दी से गलेगा नहीं, पिघलेगा नहीं. ये सब कंडक्शन मेथड का आपके पास एग्जांपल्स था. ठीक है. आगे बढ़ते हम लोग. नेक्स्ट हेडिंग लिखिएगा. कन्वेक्शन मेथड आपको समझा दिया. कन्वेक्शन मेथड में क्या होता था? यहां पर एक्चुअल मूवमेंट ऑफ मटेरियल पार्टिकल्स होता था. कन्वेक्शन मेथड में एक्चुअल मूवमेंट ऑफ मटेरियल पार्टिकल्स होता है, कंडक्शन में नहीं होता है. ठीक है. ये लड़का कहाँ दिमाग लगा रहा है? हाँ पानी कैसे उबलता है बताया था. वेरी गुड. आप इसके अंदर न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग मत पढ़िएगा, है नहीं चैप्टर आपके सिलेबस में. चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग ब्लैक बॉडी. ब्लैक बॉडी क्या होता है? ये ऐसी बॉडी जो हीट को कंप्लीटली क्या करता हो? एब्जॉर्ब कर लेता हो. ऐसे बॉडी को हम क्या बोलते हैं? ब्लैक बॉडी. गर्मी के दिन में कहा जाता है ना काले कपड़े पहन के मत घूमो. अगर घूमते हो तो सब कहते हैं बड़ा मूर्ख लड़का है, ये तो काला कपड़ा पहना हुआ है, क्योंकि हीट को और एब्जॉर्ब करेगा. तो गर्मी के दिनों में कौन से कलर कपड़े कहते हैं पहने? व्हाइट कलर के पहनिए. और ठंडे के दिनों में क्या कहते हैं? डार्क पहनिए, डार्क कलर का पहनिए, है कि नहीं? इन्हें कि ठंडे के दिन हुआ लगे सफेद सफेद पहन के घूमना इधर उधर, तो उल्टा काम नहीं करना है. गर्मी के दिनों में व्हाइट और ठंडी के दिनों में ब्लैक कलर का हम लोग. कभी भी आपने सुना भी होगा, अगर पढ़ा भी होगा, जैसे सोलर कुकर होता है, जो सोलर कुकर बनाया जाता है उसके अंदर किस कलर का रंग आ जाता है? ब्लैक कलर. क्यों? क्योंकि जितने हीट आ रहे हैं, हीट रेडिएशंस आ रहे हैं, वो सारे के सारे ट्रैप हो जाए, वहीं के वहीं रुक जाए, जल्दी से वो हीट को एब्जॉर्ब करेगा, उसके अंदर जो रखा हुआ बर्तन होगा वो क्या होगा? जल्दी से गर्म हो जाएगा. तो उसको हम बोलते हैं ब्लैक बॉडी. ठीक है. तो लिख लो हेडिंग ब्लैक बॉडी. A black body is one, ऐसे लिखो, a black body is one which neither reflect nor transmit
not transmit but absorbs whole of the heat radiations incident on it, but absorbs whole of the heat radiations incident on it, whole of the heat radiations incident on it। क्या होता है, समझ में आ गया? ये एक ऐसी बॉडी होती है जो ना ही रिफ्लेक्ट करती है, बेटा बात सुन लो, है ना, नहीं रिफ्लेक्ट करती है, नहीं ट्रांसमिट होती है, पूरा का पूरा क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है ना, हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। ऐसे बॉडी को हम क्या बोलते हैं, ब्लैक बॉडी। क्लियर हुआ? यस नो बोलो फटाफट। यस सर। नेक्स्ट हेडिंग लिखिएगा, वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, WIEN', वेन्स डिस्प्लेसमेंट, वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। थोड़ा लेट आया ना, थोड़ा धीरे सुनाई देगा, अभी कान को स्टेबल होने दो। सर वो वाला क्यों नहीं यूज करते हैं जो बीच? ध्यान से सुनिएगा, वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या बोलता है, जैसे जैसे आप टेम्परेचर चेंज करेंगे वैसे वैसे जो लाइट उसमें से निकल रही है ना, उसकी वेवलेंथ भी क्या होगी, चेंज होती चली जाएगी। मतलब सर आपकी बात समझ में नहीं है। आपने देखा होगा एक लोहे को गर्म करो, टेम्परेचर कम होता है तो वो अभी स्टार्टिंग में वो ग्रे कलर का दिखता है, फिर एकदम और उसको टेम्परेचर बढ़ाते जाओ, देखो वेवलेंथ चेंज होता चला जाता है, होता ना, टेम्परेचर चेंज करते जाओ वो चेंज होता चला जाता है, चेंज होता चला जाता है, चेंज होते जाओ, उसका कलर चेंज होने लगता है कि नहीं होता है। यही कहता है वेन्स डिस्प्लेसमेंट, कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं वैसे वैसे जो वेवलेंथ होगा वो भी क्या होगा, तो लिख लो फटाफट। वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ स्टेट्स दैट, वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ स्टेट्स दैट When's displacement law states that the wavelength ब्रैकेट में लिखिएगा लैम्डा एम, इस तरीके से लैम्डा एम ब्रैकेट बंद, corresponding to which the energy emitted by a black body is maximum corresponding to which the energy emitted by a black body is maximum is inversely proportional to absolute temperature फॉर्मूला लिख लीजिएगा, लैम्डा एम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर और लैम्डा इज इक्वल टू बी बाई टी, वेयर बी इज नोन एज वेन्स कांस्टेंट, जिसको बोलते हैं WIENS, वेन्स कांस्टेंट। इसकी जो वैल्यू होती है लगभग होती है 2.9 इंटू 10⁻³ मिली केल्विन। मिली केल्विन। इसी वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ के मदद से हम लोग किसी भी प्लैनेट्स का टेम्परेचर पता लगा लेते हैं, उसके सरफेस पे उसका कलर देख करके उसके सरफेस पे टेम्परेचर क्या है उसका हम लोग अंदाजा लगा लेते हैं। किस फॉर्मूले से? जैसे अर्थ का आपके पास ब्लू कलर है,
तो एग्जैक्ट कौन सा ब्लू है उसका वेवलेंथ निकालते हैं और उसी के वेवलेंथ के आधार पर हम इसका ये जो टेम्परेचर है एब्सोल्यूट टेम्परेचर अर्थ का हम लोग पता लगा लेते हैं कि यहाँ पे हम सरवाइव कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, वहां पे मानव जीवन पॉसिबल है कि नहीं। जैसे मार्स पे जाने का लोग प्लान बनाए, पता चला मार्स बहुत गर्म होता तो वहां पे इंसान रह ही नहीं पाता, तो पहले तो वहां का टेम्परेचर पता लगाया जाता, उतना दूर जाएगा आदमी थर्मामीटर लेके जाएगा तब ना नापेगा, है ना। तो उस चीज को पता लगाने के लिए हम यहाँ से बैठे बैठे ही लगा सकते हैं, पता लगा सकते हैं किसके थ्रू, वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ के थ्रू। इससे हम लोग पूरा जो भी प्लैनेट्स होगा उनके टेम्परेचर के बाद, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, देखो यहाँ पे दिखा हुआ है जो ये देखो लिखा हुआ है ना, द लाइट फ्रॉम द मून शोज द मैक्सिमम इंटेंसिटी एट, मून की अगर हम बात करें, मून की जो लैम्डा की वैल्यू है वो कितना है 14 माइक्रोमीटर। माइक्रो का मतलब होता है, माइक्रोन का मतलब होता है कितना 14 इंटू 10 की पावर -6 मीटर। तो इसी वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ अप्लाई करके पता चला कि मून के सरफेस का जो टेम्परेचर है वो लगभग कितना है, इसका टेम्परेचर लगभग 200 केल्विन के आसपास है ना, लगभग 200 केल्विन के आसपास है। तो इसी तरीके से अलग अलग प्लैनेट्स का भी, जैसे हम बात बताएं अलग अलग, देखो यहाँ पे दिखा रहा है अलग अलग स्टार्स का भी आप टेम्परेचर पता लगा सकते हो, फलाने स्टार पे कितना टेम्परेचर है, किसके थ्रू, इसी वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ के आधार पे हम लोग बता सकते हैं कि किस प्लेनेट पर कितना टेम्परेचर है, कितना वहां पे सरवाइव करना पॉसिबल है कि नहीं है, किसके थ्रू पता लगा सकते हैं, वेन्स डिस्प्लेसमेंट। अभी एक लास्ट टॉपिक है आपके पास, लिख लो स्टीफन बोल्ट्जमान लॉ, खत्म हो जाए। स्टीफन बोल्ट्जमान लॉ, STEFAN, स्टीफन बोल्ट्जमान, BOLTZMANN लॉ, स्टीफन बोल्ट्जमान लॉ, देख लो ये क्या कहता है। According to Stephen Boltzmann's law, according to Stephen Boltzmann's law, the total heat energy emitted by a perfect black body per second per unit area is directly proportional to the fourth power of the absolute temperature, of its surface. ठीक है, स्टीफन बोल्ट्जमान लॉ क्या बोलता है, ध्यान से सुनिएगा। स्टीफन बोल्ट्जमान ये बोलता है कि अगर कोई अच्छा दो बॉडी होते हैं, एक ब्लैक बॉडी होता है, एक परफेक्टली ब्लैक बॉडी होता है। तो ब्लैक बॉडी क्या कर रहा था, ना ही लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा था, ना ही लाइट को ट्रांसमिट कर रहा था, लाइट को सिर्फ क्या कर रहा था, एब्जॉर्ब कर रहा था। लेकिन यहाँ पर ब्लैक बॉडी में थोड़ा बहुत ट्रांसमिशन होता है। ट्रांसमिशन का मतलब उस बॉडी को अगर आप छुओगे तो आपको गर्म महसूस होगा, आपको गर्मी महसूस होगी ना। अगर एक टीने का प्लेट ले लें और उसको धूप में रख दें और ब्लैक बॉडी ब्लैक कलर का रंग दी, उसको जब वो गर्म हो जाएगा तो छुएंगे तो हमको हीट महसूस होगा कि नहीं, तो क्या कर रहा है वो हीट को ट्रांसमिट कर रहा है। लेकिन परफेक्टली ब्लैक बॉडी होगा तो वो क्या करेगा, वो थोड़ा भी हीट को ट्रांसमिट नहीं करेगा, पूरे के हीट को क्या करेगा, वो एब्सॉर्ब कर लेगा। ऐसे बॉडी को हम क्या बोलते हैं, परफेक्टली ब्लैक बॉडी। तो ये क्या बोला है स्टीफन बोल्ट्जमान लॉ, ये बोला है कि अगर कोई परफेक्टली ब्लैक बॉडी है तो वो जो एनर्जी ट्रांसमिट करेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, उसके एब्सोल्यूट टेम्परेचर के 4th पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब अगर टेम्परेचर का
पावर 4 गुना कर दें तो उतना हीट को वो क्या करेगा, ट्रांसमिट करेगा। उतना जब टेम्परेचर बढ़ेगा तब जाकर के वो कुछ एनर्जी को ट्रांसमिट करेगा, अन्यथा वो भी नहीं करेगा। ठीक है, मतलब बहुत रेयरली। पावर 4 समझ रहे हो, पावर 4 का मतलब टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ेगा तो थोड़ा बहुत वो हीट एनर्जी को ट्रांसमिट करेगा। इसकी जो यूनिट होती है एसआई में वो होता है 5.67 इंटू 10⁻⁻8। और सीजीएस में अगर चाहें तो सीजीएस में भी आप निकाल सकते हैं इसकी वैल्यू। ये कांस्टेंट की वैल्यू आपके पास क्वेश्चन में गिवन होगा, घबराइएगा मत। सिग्मा इज इक्वल टू होता है 5.67 इंटू 10⁻⁻ हो जाएगा -5 जूल का हो जाएगा अर्ग पर सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर और केल्विन की पावर -4। नोट कर लेना। ये एक नई बात बताता हूं आपको, ध्यान से सुनिएगा, बहुत प्यारा बात। कभी किसी ने चाय बनाया है? सबने चाय बनाया है? चलिए आज चाय बनाने का नया तरीका हम सीख। आपके घर पे अगर कोई मेहमान आ जाए और अचानक आपको चाय बनाना पड़े, जल्दी से चाय बनाना पड़े, तो कैसे बनाएंगे आप? हाँ, तो आपके घर पे मेहमान आ गए और चाय बनाना है बहुत जल्दी से, तो आप कैसे चाय बनाएंगे? गैस ऑन करेंगे, दूध निकालेंगे, है ना। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन बहुत बढ़िया से प्यारा से पूछता हूँ, देखिए ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सी बात बताता हूँ। एक बहुत आपके घर में फ्रीजर है, फ्रीजर में दूध रख दिए हैं और एक दूध आपके पास नॉर्मली बाहर रखा हुआ है ना। दोनों से चाय बनाएंगे तो क्या होगा, जो बहुत ठंडा होगा वो बहुत जल्दी खौल जाएगा। दोनों को सेम टेम्परेचर दीजिए तो बहुत ठंडा होगा वो बहुत जल्दी बॉयल होने लगे। जो नॉर्मल टेम्परेचर पे है उसको बॉयल होने में थोड़ा समय लगेगा। ऐसा क्यों? ऐसा इस वजह से क्योंकि हम लोग के टॉपिक में एक छोटा सा टॉपिक हुआ करता था जिसको हम बोलते थे ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। मतलब एक ऐसा टेम्परेचर और प्रेशर होता है जिस टेम्परेचर और प्रेशर पे जो वाटर होता है वो तीनों स्टेट में होता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। जैसे मैं आपको समझाता हूं, एक सिंपल सा ग्राफ है बच्चों, इसको सीख लेंगे तो बड़ा मजा आएगा आपके पास। ये ऐसे है और यहां से ऐसे जाएगा, ध्यान देना, समझ में नहीं तो नहीं आएगा। इधर आपके पास प्रेशर है, एटीएम में है, एटीएम समझ रहे ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और यहां आपके पास क्या है, टेम्परेचर है जो कि डिग्री सेल्सियस में सपोज करते हैं। ठीक है, तो ये एक आपके पास एक पॉइंट दिखाई दे रहा होगा यहां पर, जिसका जो टेम्परेचर है वो है 0.01 डिग्री सेल्सियस और इसका जो प्रेशर है वो है 0.006 एटीएम। या इसको अगर हम एक और भाषा में बात करें तो इस टेम्परेचर को हम लोग लिख सकते हैं कुछ, अगर केल्विन में लिखें तो ये केल्विन में अगर लिखना चाहेंगे तो ये टेम्परेचर आएगा 273.16 केल्विन ना। और इस प्रेशर को अगर हम मरकरी लेवल के आधार पर लिखना चाहें तो ये आएगा 0. ऐसे लिख सकते हैं 0.46 सेंटीमीटर ऑफ Hg लेवल। अब मैं आपको समझाता हूं यहीं से एक कहानी, बहुत इंपॉर्टेंट कहानी, देखो ध्यान से बच्चों। अब बताओ, अगर यहां पर ये तीनों स्टेट है आपके पास, ठीक है, स्टेट का मतलब एक आपको रिप्रेजेंट करेगा, ये पूरा रिप्रेजेंट करेगा सॉलिड को, यहां से आता कि पूरा सॉलिड होगा, ठीक है। ये आपके पास होगा लिक्विड और इधर होगा आपके पास वेपर। मतलब यहां पर ये बर्फ है सपोज करो, ये मिटा देता हूं आपके पास, ये समझ लेना। हाँ, ये पूरा आपके पास आइस है। अब मैं चाहता हूं आइस, आप क्या करते हो, ये जो आपके हिसाब से होता है, जो आइस होता है पहले लिक्विड में होता है उसके बाद फिर वेपर में होता है, ऐसा होता है ना। अगर आप आइस को खौलाते भी हैं तो क्या करते हैं आप, पहले वो लिक्विड में चेंज होगा उसके बाद वेपर में चेंज होगा। क्या मैं आइस को डायरेक्ट वेपर में चेंज कर सकता हूं? यस या नो? आपका आंसर होगा यस या नो, पहले बताओ कर सकता हूं कि नहीं? मैं कर दूं। ये जो आइस है ना, ये देखो ध्यान से, ये बस ये पॉइंट आपको याद रखना है। अगर प्रेशर थोड़ा बढ़ा दिया, प्रेशर बढ़ा देंगे तो पक्का है कि भाई, अगर प्रेशर कितना 0.06,
से ज्यादा का प्रेशर लगा दिए तो पक्का है कि ये सॉलिड से लिक्विड में जाएगा और लिक्विड से किस में आएगा, फिर वेपर में आएगा। लेकिन अगर मैं इसकी प्रेशर घटा दूं, मतलब प्रेशर यहां कर दूं, ध्यान से देखो, मैं प्रेशर को घटा दूं, यहां पे प्रेशर कर दूं थोड़ा सा इससे नीचे, तो ये डायरेक्ट सॉलिड से किस में आ गया, देखो वेपर में आ गया। इसका मतलब हमें आइस को डायरेक्ट वेपर में कन्वर्ट करना है, तो क्या करना पड़ेगा, 0.006 से प्रेशर थोड़ा कम कर देंगे तो डायरेक्ट वो, हाँ, आइस डायरेक्ट वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड में आए बगैर। ये भी एक मैजिक है, इसी को बोलते हैं, ये एक ऐसा पॉइंट है, देखो ध्यान से बच्चों, बात नहीं प्लीज, ये एक ऐसा पॉइंट आपके पास है यहां पर, ये जो पॉइंट है, दैट पॉइंट इज नोन एज ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। इस पॉइंट पर वाटर तीनों स्टेट में भी है, सॉलिड में भी है, लिक्विड में भी है और गैस में भी है। दैट पॉइंट इज नोन एज ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। जिस समय वाटर का टेम्परेचर 273.16 केल्विन होगा और प्रेशर जो होगा 0.46 सेंटीमीटर ऑफ एचजी लेवल होगा। या अगर डिग्री सेल्सियस में बात करना चाहें तो 0.01 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर होगा और प्रेशर क्या होगा, 0.006 एटीएम एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। समझ में आया? अगर मैं पूछूं सॉलिड से वेपर में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करोगे, प्रेशर कितने से कम करना चाहोगे, 0.006 से कम प्रेशर कर देंगे और टेम्परेचर बढ़ा देंगे, या टेम्परेचर ना भी बढ़ाए प्रेशर कम कर देते तो डायरेक्ट वो सॉलिड से किसमें आ जाएगा, सॉलिड से किसमें आ जाएगा, वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। वेपर को सॉलिड में कन्वर्ट करना हो तो भी प्रेशर कम कर दो, इधर सीधा आ जाएगा डायरेक्ट।